हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू एनलाइटन वन में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, हम इन चीज़ों को समझ रहे थे। तो हम क्या है, उस समय क्या है, वो इंट्रो पार्ट था। तो अब हम इसमें डिटेल में समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आखिरकार है क्या। तो जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि जो वर्ब है वो उसके दो कार होते हैं। एक तो वो डूइंग वर्ड का काम करता है, डूइंग वर्ड का, और एक काम करता है वो स्टेट वर्ड का। एक काम किसका करता है? स्टेट वर्ड का। इसको हम इसको हमने बोला था डूइंग एक्शन, और इसको हमने बोला था स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब या डूइंग एक्शन या वर्ब भी बोलते हैं उसको, डूइंग वर्ब। तो जो वर्ब है, यह जो वर्ब है, वर्ब क्या बोलती है? वर्ब कहती है कि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा किया गया कार्य या उसकी जो अवस्था है वह वर्ब है। यानी वर्ब बताती है कि जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य या उसकी जो अवस्था है वह वर्ब है, वह क्रिया है। तो हमने ये कल समझा था कि जो डूइंग वर्ड है, जो वर्ब है, वो डूइंग वर्ड के बारे में बताता है और स्टेट वर्ड के बारे में बताता है। यानी जो कार्य करने वाली क्रिया है उसके बारे में बताता है और जो अवस्था है उसके बारे में बताता है। तो अब इसी चीज को हम आगे समझेंगे। तो आगे समझने से पहले हमने थोड़ा सा, ये इंट्रो पार्ट था तो हमने समझ लिया। हाँ, हम इसको डिटेल में समझते चलेंगे और हमने पीपीटी बनाई है इसकी, तो आप पीपीटी में भी देख सकते हो, लेकिन हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उस तरीके से, चूंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो अभी हमारी वीडियो की क्वालिटी या पीपीटी में थोड़ा सा वो दिखाई दे सकता है कि मतलब हो सकता है आपको ना अच्छी लगे, पर मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो है कि जब हमारी इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू देखोगे तो हम इसमें और इम्प्रूव करते जाएंगे। धीरे धीरे हम इस प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाते जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप जुड़े रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। तो चलो, फिर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम इनको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा उसको हम थोड़ा 1-2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि जो वर्ब है, व्हाट इज अ वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब किसी कार्य का होना अथवा किसी कार्य का होना अथवा उसकी अवस्था को बताता है। उसकी अवस्था को बताता है। किसी कार्य का होना अथवा किसी की अवस्था को बताता है। तो किसी कार्य का होना, किसके द्वारा कार्य किया जाएगा? सब्जेक्ट के द्वारा। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जाती है, जो कार्य किया जाता है, उसके बारे में बताता है एक तो, और सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है। तो हमने हमने बोला था कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं खाता हूँ, तो खाना एक क्रिया है,
लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो टीचर कोई क्रिया थोड़ा ही है, टीचर एक अवस्था है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है, उसके स्टेट के बारे में बता रहा है। यहाँ कोई क्रिया थोड़ी कर रहा है टीचर। मैं बोल रहा हूँ मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ टीचर एक आइडेंटिटी है किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है, यानी उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है। या मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, तो खुश होना कोई क्रिया थोड़ा ही है, यह एक अवस्था है उसकी, यह एक अवस्था के बारे में बता रहा है। तो जो जो वर्ब है, वर्ब इन सिंपल वर्ड इट एक्सप्रेसेस व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट स्टेट द सब्जेक्ट इज इन। अगर हम हिंदी में कहें तो यह बताती है कि सब्जेक्ट क्या करता है और वह किस अवस्था में, सब्जेक्ट क्या करता है और वह किस अवस्था में है। तो हमने ये भी बोला था कि जो वर्ब है, जो वर्ब है बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बनाया जा सकता, यानी वर्ब को वर्ब का होना जरूरी है किसी भी सेंटेंस में, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग बना पाएगा। तो बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए हमने ये भी बोला था कि इसीलिए हमने ये भी बोला था कि इट इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी इसको वाक्य का हृदय माना जाता है। किसे? वर्ब को। वर्ब को वाक्य का क्या माना जाता है? हृदय माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके बिना वाक्य अपना पूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर सकता, इसीलिए हम इसे हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। किसको? वर्ब को। जैसे हमारा शरीर, हमने एक एग्जाम्पल दिया था कल कि जैसे हमारा शरीर है, अब हमारे शरीर को हम तभी शरीर मानेंगे जब इसमें सभी अंग हो। जब सभी अंग होंगे नहीं तो हम इसको शरीर नहीं मान सकते, इसको बॉडी नहीं मान सकते। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अंदर भी और सारे ऑर्गन्स हैं, अब उनमें से एक हार्ट भी है। अब हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करता है ये, तो ये क्रिया करता है। वर्ब क्या? एक क्रिया करता है। तो ऐसे ही जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है? एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। तो उस संरचना में जो मेन काम होता है वो किसका होता है? वर्ब का काम होता है। तो जैसे हमारी बॉडी में हृदय का काम मेन होता है कि इस बॉडी को जिंदा रखने के लिए हार्ट का पंप करना बहुत जरूरी है, ऐसे ही जो वर्ब है, वर्ब का भी होना बहुत जरूरी है सेंटेंस में। तो हमने कल ये बताया था। तो हमने ये भी समझाया था कि हमने दो टर्मिनोलॉजी समझाई थी, डूइंग वर्ड और स्टेट वर्ड, कि आखिरकार हम वर्ब को डूइंग वर्ड और स्टेट वर्ड क्यों बोलते हैं। तो हमने ये भी बताया था आपको कि जो डूइंग वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? सब्जेक्ट के द्वारा। तो जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म की जाती है उसी को रिप्रेजेंट करता है कौन? डूइंग वर्ड, यानी वर्ब। वर्ब किसको करता है रिप्रेजेंट? वर्ब करता है, वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्ब करता है जो सब्जेक्ट के द्वारा की जाने वाली क्रिया है उसको, एक्शन को। जैसे सब्जेक्ट, मैं कहता हूँ मैं दौड़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, तो ये क्या है? ये जो सोना कोई एक्शन नहीं है, एक अवस्था है। लेकिन मैं दौड़ता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ, तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक्शन है, सब्जेक्ट की एक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस चीज का हमें काफी ध्यान रखना होता है। अब हम आते हैं स्टेट वर्ड पे। तो स्टेट वर्ड क्या होता है? तो स्टेट वर्ड हमने बता दिया कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, या स्टेट ऑफ बीइंग यानी उसकी जो होने की अवस्था है उसके बारे में बताता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो ये क्या है? ये उसकी, ये स्टेट वर्ड के बारे में बताता है। यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी हो रही है, यहाँ कोई क्रिया थोड़ी हो रही। मैं अध्यापक हूँ, क्या यहाँ कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही है।
तो ये स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है, किसी की एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि जो स्टेट वर्ड है वो क्या है, स्टेट वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की अवस्था या होने की स्थिति को दर्शाता है। जैसे इज, एम, सीम, लिव, एपियर, ठीक है, हूं, लगता है, रहता है और प्रतीत होता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसी चीज पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जब हम वर्ब को पढ़ते हैं। तो हमें ये बेसिक चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमें समस्या होगी। अब जो चीज है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने क्या चर्चा की थी थोड़ी सी, उस पे भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो हमने ये भी बताया था कल की क्लास में कि जो जो वर्ब है, जो वर्ब है उसको कितने भागों में बांटा जाता है। कल हमने ये भी बताया था जो वर्ब है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, वर्ब को कितने भागों में बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो बताया था, हमने कहा था कि जो वर्ब है उसको कितने भागों में बांटा जाता है। हाउ मैनी पार्ट इज वर्ब डिवाइडेड इन टू, यानी जो वर्ब है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हमने कल बताया था जो वर्ब है उसको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसी चीज को हम विस्तार पूर्वक आज हम समझेंगे। हमने ये बताया था कि जो वर्ब है उसको एक हेल्पिंग वर्ब में, हम किस में, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज तो हमने क्या, हमने ये बताया कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब जो होती है वो क्या है, जो जो सब्जेक्ट है उसके मुख्य कार्य यानी जो मुख्य कार्य है, मुख्य क्रिया, उसके बारे में जानकारी देता है। इट शोज द मेन एक्शन दैट इज प्राइमरी इन द सेंटेंस, यानी ये क्या होता है, ये प्राथमिक होती है, जो मुख्य होती है उसके बारे में बताता है। तो मुख्य क्रिया के बारे में बताता है, और जो सेंटेंस की मीनिंग होती है वो इस पर निर्भर करती है। इट मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन इट। तो अब ये मेन वर्ब के बारे में हमने बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब जो है वो क्या करता है, जो मेन वर्ब है वो क्या है, जो सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का काम क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके टेंस के बारे में बात बताता है। टेंस यानी काल, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, उसके बारे में बात करता है कौन, मेन वर्ब। और क्या है, और क्या बताता है, टाइम को बताता है, टाइम, और टाइम यानी समय, और उसके मूड यानी उसका भाव कैसा है, उसका भाव कैसा है उसके बारे में भी बात करता है, उसके बारे में भी बात करता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, इस मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इसी चीज को हम और विस्तार से समझेंगे, इसी चीज को हम क्या करेंगे, और विस्तार से समझेंगे। और और हमने क्या बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो मेन एक्शन नहीं है। मेन एक्शन कौन होता है, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। जबकि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिर्फ सपोर्टिव रोल में होता है, यानी मेन वर्ब की सिर्फ हेल्प करता है, सहायता करता है। तो इस तरीके से हमने ये रिवाइज कर लिया कल वाला, और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और विस्तार से हम इस चीज को अब समझेंगे। तो अब हम इस चीज को और विस्तार से अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है
और जो मेन वर्ब जो मोडाल्स है उसमें क्या अंतर है। तो इसमें हम इसको हम समझेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको भी हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी क्या करते हैं, हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब को मोडाल्स में बांटते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बांटते हैं। यानी मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, मोडाल्स मोडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब हम इसी चीज को हम समझेंगे। पहले हम पीडीएफ से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको चार्ट बना करके समझाएंगे, जो कि आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। तो जो मॉडल्स हैं वो क्या है, मॉडल्स जो है वो क्या है। तो मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में काम करते हैं। और ये क्या है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होते हैं। यानी ये जो होते हैं वो सिर्फ सपोर्टिव रोल में होते हैं, हमेशा सपोर्टिव रोल में होते हैं, सपोर्टिव रोल में होते हैं, सपोर्टिव वर्ब्स के रूप में काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो सपोर्टिव रोल में ये जो मॉडल्स होते हैं ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकते। ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में कभी भी काम नहीं कर सकते। तो ये जो मॉडल्स हैं वो क्या है, वो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, ये क्या है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, ना कि मेन वर्ब के रूप में। अब जो मॉडल्स होते हैं वो उनके साथ हमेशा वर्ब की क्या आती है, वर्ब की या तो हमेशा बेस फॉर्म आएगी, वर्ब की क्या आएगी, हमेशा बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म, या फिर वर्ब की हम इसे फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। अगर बेस फॉर्म कहोगे तो ज्यादा उचित है, वह फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, पर उचित ज्यादा बेस वर्ब की बेस फॉर्म ही होता है, वर्ब की बेस फॉर्म ही होता है। तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो बी, डू और हैव, वी, डू, हैव जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तो जो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है जैसे वी के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर। ऐसे ही ऐसे डू के क्या होते हैं, डिड, डू, डज। और ऐसे ही हैज के भी विभिन्न रूप होते हैं, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। तो इस तरीके से हम इन चीजों को क्या करेंगे, हम समझेंगे। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं यानी बी, डू, हैव है, ये हमेशा दो फॉर्म में हो सकते हैं। या तो ये होंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में या फिर होंगे मेन वर्ब के रूप में। यानी इनको ये दो काम करते हैं, वी, डू, हैव, या तो हेल्पिंग वर्ब में होंगे या फिर मेन वर्ब में होंगे, या तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब में होंगे या फिर मेन वर्ब में होंगे। अब क्या है इनकी जो, लेकिन ये इनकी जो भूमिका है, इनका जो कंटेक्स्ट है, इनका जो संदर्भ है वो क्या है, बदलता रहता है परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार
बदलता रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज को समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूं। मैं कहता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट यानी मैं है वो क्या है? सब्जेक्ट जो मैं है उसकी एक्शन क्या है? पढ़ना। उसकी एक्शन क्या है? पढ़ना। पढ़ना। तो पढ़ना जो है आई एम रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है? रीडिंग क्या हो गई? ये मेन एक्शन है, इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। लेकिन एम क्या है? यहाँ पे एम क्या है? एम इसको क्या कर रही है? जो सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट क्या है? जो आई है इसको क्या कर रही है? ये सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है किसको? मैन वर्ब को। मैं सब्जेक्ट का जो मैन वर्ब है उसको क्या है? एम सपोर्ट कर रहा है। तो एम यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे संदर्भ क्या है? मैं यहाँ एक्शन बता रहा है, किसका? सब्जेक्ट के बारे में एक्शन बता रहा है। तो इस वजह से रीडिंग जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। अब मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्शन बताई जा रही है? क्या कोई सब्जेक्ट यहाँ एक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पे तो डूइंग वर्ड के रूप में आया था। यहाँ पे रीडिंग जो था वो डूइंग वर्ड मतलब कार्य, जो करने के रूप में आया था, किसी कार्य को करने के रूप में आया था। जबकि यहाँ पे आई एम अ टीचर, ये कार्य करने की अवस्था के बारे में थोड़ा ही बता रहा है। यह बता रहा है कि यह सिर्फ उसकी आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे एम क्या हो गया? फिर एम यहाँ पे हो गया मेन वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट जो आई है उसका मेन वर्ब क्या होगा? यहाँ पे एम होगा, एम। और ये क्या है? स्टेट। टीचर जो है वो क्या है? टीचर। ये क्या है? स्टेट के बारे में बता रहा है, यानी उसकी आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है, अवस्था के बारे में बता रहा है। तो इसी चीज को हम थोड़ा चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि जो मोडाल्स है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनमें क्या डिफरेंस है। अब हम एक चार्ट बना करके समझते हैं, आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है? तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और इन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम तो क्या है? तो एक है मोडल और एक है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इसमें थोड़ा कट हो जाता है तो आप क्या करोगे? आप उसमें पीडीएफ में देख करके लिख सकते हो, ठीक है? इसको भी मैं लिख देता हूँ पूरा। मॉडल ऑक्सिलियरीज वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अब हम इसको थोड़ा सा
विस्तार से समझेंगे तो ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है, वो यह चीज है कि जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, विल, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और ought to, ought to, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। वी, डू और हैव, बी, डू और हैव, बी, डू और हैव। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो अब हम इस चीज को विस्तार पूर्वक समझेंगे, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और इसको यहीं रहने देते हैं। तो अब समझ लेते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हमने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया। तो ये जो मोडा, ये क्या है कि कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे, या कहें तो सपोर्टिव रोल में होंगे। क्या होंगे, सपोर्टिव रोल में, सपोर्टिव रोल में होंगे। लेकिन ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकते, मेन वर्ब के रूप में ये काम नहीं कर सकते। तो कैन, कुड, विल, वुड, माइट, मे, मस्ट और टू, शैल, शुड, ये सभी क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर सकते हैं या सपोर्टिव वर्ब के रूप में काम सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकते। ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकते। और हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब भी कैन, कुड आए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, तो हमेशा जो वर्ब है उसकी क्या है, वर्ब जो है उसकी हमेशा या तो क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, जिसे हम फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब की क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो हमेशा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू के साथ हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे ये क्वेश्चन फॉर्म में हो, चाहे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। हमेशा क्या आएगा, हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, ये क्वेश्चन के रूप में यूज होते हैं। जैसे पहले
सब्जेक्ट के आगे क्या है, कैन या कुड लगा रहेगा, या मे या माइट या बिल या वुड या सेल या शुड लगा रहेगा। तो ये क्वेश्चन के रूप में जब हम लगाएंगे तो उसके जब भी कोई भी चाहे क्वेश्चन के रूप में हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए, हमेशा क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। वर्ब की क्या आएगी, बेस फॉर्म, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इनके साथ प्रयोग क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या होगी, यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो अब ये चीज हमने समझ ली, तो इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपी पर। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप वीडियो को पॉज कर, वीडियो को क्या है वापस करके भी देख सकते हो, पॉज करके भी लिख सकते हो। अब हम आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमने बताई थी वो कौन कौन सी होती हैं, या तो वी होती है, डू होती है और हैव होती है। यानी मेनली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो बी डू हैव होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है, वी, डू और हैव। तो वी के विभिन्न रूप होते हैं, तो इस चीज को भी हम समझ लेंगे। वी के क्या होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं। जैसे वी के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे वी के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज या वर्ब, वाज या वर्ब। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बी के विभिन्न रूप हैं। अगर वी नहीं लगा होगा तो वहां या क्या दिखाई देगा, इज दिखाई देगा, एम दिखाई देगा, आर दिखाई देगा, वाज दिखाई देगा या वर्ब दिखाई देगा। और जो डू है उसके क्या होते हैं, डू के क्या होते हैं, डू, डज और डिड, डू डज और डिड। जबकि हैव के विभिन्न रूप क्या होते हैं, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। तो जो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे, फिर हम आगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को और अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हम क्या है ये क्या है, अभी आप लिख लो, फिर हम उसके बाद क्या है हम इसको थोड़ा सा रबर करेंगे, हटाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, तो आप इसको अपने नोट्स में इस चार्ट को बना लो, और जो महत्वपूर्ण बात बताएंगे उनको भी आप लिख सकते हो। तो अब क्या है, अब हम मॉडल वर्ब्स को हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब्स को भी हम पढ़ेंगे। तो मॉडल वर्ब्स जो है, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब, modal verbs are helping verbs that expresses क्या करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, विलिंगनेस, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी और परमिशन आदि को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, व्यक्त करता है। तो अब हम इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा सा क्या है, अभी हम और थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे इस चीज को। तो इसको हम अभी हटाते हैं, थोड़ा सा रबर करते हैं।
तो अब हम क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने क्या बताया था कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या है, मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, modal verbs are helping verbs that express यानी जो मोडल वर्ब्स हैं वो क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो बताती है किसको, किसके बारे में, एबिलिटी, एबिलिटी एबिलिटी यानी क्षमता, और पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी यानी संभावना, संभावना, एडवाइस, सलाह, एडवाइस यानी सलाह, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, कर्तव्य, और क्या, और नेसेसिटी, नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी आवश्यकता, नेसेसिटी यानी आवश्यकता लिख लेना, और क्या, परमिशन, और क्या, परमिशन यानी अनुमति, 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 अनुमति। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस क्या, एबिलिटी के बारे में बताते हैं, पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, एडवाइस के बारे में बताते हैं, ऑब्लिगेशन के बारे में बात करती है, नेसेसिटी के बारे में बात करती है, और परमिशन के बारे में बात करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसको, किसको, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, परमिशन, विलिंगनेस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा। तो इन चीज को क्या है, इन चीज को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज इनमें होता है जब किसी की क्षमता बतानी हो, या संभावना बतानी हो, या किसी को सलाह देना हो, या किसी किसी कर्तव्य के बारे में बताना हो, या आवश्यकता हो किसी चीज की, या हम जब किसी को अनुमति देते हैं या अनुमति नहीं देते हैं तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, विल, वुड, शैल, शुड आदि का। तो इस तरीके से ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, ये क्या हो गए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, फिर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे आएंगे, पहले हम अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ही समझ रहे हैं तो इस चीज का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैं एक एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अब वो प्रश्न क्या है, वो ये है कि मैं पहले आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं कहता हूँ कि मान लो आप एक दिन एक स्विमिंग पूल में गए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप एक दिन
एक स्विमिंग पूल में गए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपने मान लिया कि आप एक स्विमिंग पूल में गए और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है, मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम तैर सकते हो? अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम तैर सकते हो? कि क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू स्विम? इसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? इसका इंग्लिश अनुवाद होगा कैन यू स्विम? कैन यू स्विम? और फिर तुम बोलते हो हाँ मैं तैर सकता हूँ। और फिर तुम क्या बोलते हो? हाँ मैं तैर सकता हूँ, यानी आप बोलते हो यस आई कैन स्विम। आप क्या बोलते हो? यस आई कैन स्विम। आई कैन स्विम। अब मैंने आपसे पूछा कि कैन यू स्विम? क्या तुम तैर सकते हो? आपने कहा हाँ आई कैन स्विम। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मेन एक्शन क्या है? अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसमें मेन एक्शन क्या है? मेन एक्शन क्या है? तो आप क्या बताओगे इसमें? जब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कैन यू स्विम, तो आप क्या बताओगे इसमें? आपने बोला कि यस आई कैन स्विम, तो इसमें सब्जेक्ट जो है, जो डूअर है, जो कार्य को करने वाला है, उसकी मेन क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया क्या होगा? स्विम होगा ना। तैरना ही तो होगा उसका काम। जो मुख्य क्रिया है उसका काम क्या है? तैरना। तो स्विम क्या हो गया यहाँ पे? मेन वर्ब हो गया। स्विम क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। जबकि मेन वर्ब को सपोर्ट कौन कर रहा है? कैन। कैन ये किसको बता रहा है? इसकी एबिलिटी को बता रहा है ना, क्षमता को ही तो बता रहा है। कैन क्या है? क्षमता को बता रहा है ना, कि मैं तैर सकता हूं। तो सकता हूं मतलब ये हमारी जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसके बारे में बात कर रहा है कि मैं तैर सकता हूं। हाँ मैं तैर सकता हूं। तो आई कैन स्विम। तो कैन क्या हो गया यहाँ? इसका सपोर्टिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। सपोर्टिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्या है? सपोर्टिव वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी इस सपोर्टिव वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्विम क्या हो गया? जो डूअर है, कार्य को करने वाला, उसका मेन एक्शन हो गया या मेन वर्ब हो गया। और कैन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिव वर्ब हो गया, या सपोर्टिव जो क्रिया है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इन चीजों को समझेंगे। कैन यू स्विम? हमने यहाँ पूछा कैन यू स्विम, तो यहाँ हमने क्या बोला कि जो स्विम है वो क्या है? सब्जेक्ट की मेन एक्शन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यह जो जो सब्जेक्ट है उसका मेन एक्शन है, यानी मुख्य क्रिया है, इसलिए इसको इसको क्या, ये क्या है? मेन वर्ब है। जबकि कैन क्या है? ये सब्जेक्ट की क्या है? क्षमता को दर्शाता है। ये क्या है? क्षमता को दर्शाता है। ये कोई एक्शन थोड़ा ही कर रहा है। कैन यहाँ कोई एक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा। ये उसकी क्षमता के बारे में बता रहा है कि मैं तैर सकता हूँ। मैं तैर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तैर सकता हूँ। तो तैर सकना क्या है? ये उसकी क्षमता हो गई। सकना क्या हो गया? उसकी क्षमता हो गई।
तो इस तरीके से ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। अब एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। एक एग्जांपल और है, वो एग्जांपल क्या है? अब मैं आपसे एक और कोई कोई स्टूडेंट है, मान लो आप ही हो, और आप मुझसे पूछते हो कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? तो अब आपने ये पूछा, तो इसमें मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? तो इसमें मेन वर्ब क्या होगी? आना। आना। कम। तो कम क्या हो गया यहाँ पे? मे आई कम इन सर। तो यहाँ पे कम क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब हो गया। जबकि मे क्या है? मे परमिशन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वह सपोर्टिव रोल में है। किसके? मेन वर्ब के। मेन वर्ब के क्या है? वो सपोर्टिव रोल में है। मेन वर्ब की क्या है? सपोर्टिव रोल में है। यानी वह क्या है? ये मे जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में है कि मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो प्रश्न पूछ रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से, अनुमति ले रहा है। परमिशन लेने के लिए यहाँ पे हमने क्या है? यूज किया है किसको? मे को। तो यहाँ हमने लिखा कि मे आई कम इन सर। आप हमसे पूछ रहे हो मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? तो इसमें जो मे है वो क्या है? वो परमिशन लेने के बारे में बात कर रहा है, वो अनुमति मांग रहा है। अनुमति के लिए यहाँ मे आया है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं वो है। तो ये प्रश्न कर रहा है किससे? जो क्लास टीचर है उससे, कि मे आई कम इन सर। तो मे यहाँ सपोर्टिव रोल में परमिशन के लिए यूज किया गया है। और कम इन जो कम है वो क्या है? वो मेन वर्ब है। जो सब्जेक्ट आई है उसकी मुख्य क्रिया के बारे में बता रहा है, यानी वह आना चाह रहा है किसमें? क्लास के अंदर। और वो क्या है? वो परमिशन ले रहा है किससे? टीचर से, अपने टीचर से। इसलिए वह ऐसा प्रश्न कर रहा है कि मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसे हम जो मॉडल्स हैं उनको हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, मे, माइट, मस्ट, इनका यूज क्या है? मे, माइट जो हो गए, इनका जो मे का यूज होता है वो परमिशन के लिए भी यूज होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब एक एक प्रश्न और है। वो प्रश्न क्या है? अब मैं कहता हूँ मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। अब एडवाइस मानना या ना मानना वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं कहूँ आपसे कि यू शुड एक्सरसाइज डेली। यू शुड एक्सरसाइज डेली, यानी तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। यानी तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, डेली व्यायाम करना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज डेली। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? मैं यहाँ बोल रहा हूँ यू शुड। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? यू शुड एक्सरसाइज डेली। यू शुड एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे ये जो शुड है, ये जो क्या है? ये जो शुड है वो क्या है?
वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। जबकि एक्सरसाइज है वो क्या है? मेन वर्ब के रूप में आया है। क्या है? मेन वर्ब के रूप में आया है। तो यू शुड एक्सरसाइज डेली, यू शुड एक्सरसाइज डेली, यानी जो यू है, यू जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो कार्य को करने वाला है, उसकी मेन क्रिया क्या है? एक्सरसाइज, व्यायाम करना, व्यायाम करना। मेन क्रिया क्या है यहाँ? व्यायाम करना। तो एक्सरसाइज यहाँ क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। जबकि शुड, शुड क्या है? ये एडवाइस के लिए आया है, यानी वो एडवाइस दे रहा है किसको? उस व्यक्ति को। तो यू शुड एक्सरसाइज डेली, एक दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एडवाइस दे रहा है। तो यहाँ शुड का जो प्रयोग है वो एडवाइस देने के लिए किया गया है, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, यानी सपोर्टिव रोल के रूप में है। तो एक्सरसाइज क्या है? मेन वर्ब है, और जबकि हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड है। तो इस तरीके से इन चीजों को हम समझेंगे। अभी हम क्या है? अभी हम सेंटेंस बनाना नहीं सीख रहे, हम तो सिर्फ अभी इतना सीख रहे हैं कि जो वर्ब है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब को कितने भागों में बांटा जाता है, वर्ब को कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है। तो इन चीजों को हम समझ रहे हैं। अभी जब ये चीजें समझ आ जाएंगी तो हम धीरे धीरे करके क्या है? अपने सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जो वर्ड है वो क्या है, वो वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और कौन सा मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम आराम से सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जो मॉडल मॉडल वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की क्या होती है? हम पहले भी बता चुके हैं। हमेशा वर्ब की क्या, कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की या बेस फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, या हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वैसे उचित जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म ही कहना ज्यादा उचित माना जाता है। अगर आप कहना चाहो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू, ये जब चीजें दिखाई दे तो आप क्या करोगे? आप हमेशा जो मेन वर्ब है उसकी हमेशा बेस फॉर्म का यूज करोगे, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। क्या करोगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। अब और भी ध्यान जो रखने वाली चीज है, एक बात और ध्यान, हम क्या है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें हम सभी का अलग अलग प्रयोग भी सीखेंगे। जैसे कैन और कुड, इनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे, फिर हम क्या है इसमें अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे कैन और कुड के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम स्टोरी बनाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन सीखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज को हम करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा? आपके ग्रामर के रूल्स भी अच्छे होंगे और चीज़ों को आप समझ भी पाओगे अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ें क्या हो गई? ये चीज़ें जब आप अच्छे से समझ जाओगे इन चीज़ों को, तो आपकी क्या है, जो स्पोकन इंग्लिश होगा वो क्या होगा? आपकी ग्रिप में होगा, मुट्ठी में होगा। आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल औरों से आपका बेहतर होगा। जब कम्युनिकेशन आपका औरों से बेहतर होगा तो इम्पैक्ट भी उतना ही बेहतर होगा। तो आप एक अच्छे अच्छे क्या है, स्पीकर बन सकते हो। आप अपनी चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रख सकते हो, लोगों को आपकी बातें समझ में आएंगी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही बोलना चालू करते हो तो आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बात है वो तोड़ मरोड़ के भी पेश की जा सकती है। अगर बाई चांस आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो फिर पता चलेगा कि आप बहुत तरीके से क्या हो जाओगे, ट्रोल्स भी हो सकते हो।
तो ऐसा देखने में हम कई बार आता है सोशल मीडिया पे कि कभी-कभी ग्रामेटिकल एरर हो जाने से जो हम सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसकी मीनिंग बदल जाती है। तो हमें ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। यह एक बाजार अब शिक्षा को चूँकि व्यापार बना दिया गया है, तो लोग खुद को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए बोलते हैं कि ग्रामर का कोई रोल नहीं होता स्पोकन इंग्लिश में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे स्पीकर या कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो या स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल स्पीच के लिए, इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन के लिए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते चलेंगे। तो अब हमने ये चीज़ें हमने बता दी। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है हमने बताया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। वैसे बेस फॉर्म कहना ही ज़्यादा उचित रहेगा क्योंकि वो आधार होता है वर्ब्स का। उसके बाद तो वर्ब्स क्या है बदलती हैं काल के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते चलेंगे। तो हमने क्या बताया, जैसे अगर मान लो कैन है तो कैन गो, तो गो क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है ना। जैसे शुड स्टडी, तो यहाँ स्टडी क्या है, वर्ब, मेन वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से हम क्या है हमेशा मेन वर्ब के साथ बेस फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप लिख लीजिए। अब जो चीज है, अब हम आएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। किस पे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम इसको रबर करेंगे। तो अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम समझेंगे। किसको समझेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक बात जो है वो हमेशा ये याद रखो कि कोई भी चीज है उसको, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है किसी भी सब्जेक्ट में तो क्या होता है, फिर वहां पे समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए क्या है, रटने की कोशिश मत करो किसी भी चीज को। अगर आप रटते हो चीजों को तो क्या होता है वहां फिर फिर क्या है, वहां भूल जाते हैं। भाषा कोई रटने वाली चीज थोड़ी है। भाषा क्या है, बहुत ही साइंटिफिक चीज है। जो चीज है वो है, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, समय, परिस्थिति और काल के हिसाब से, भाव के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं। लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल इसको चेंज कर दें, वो हम नहीं कर सकते। वो हम क्या कहें, वो हम नहीं कर सकते। तो यही चीज है। तो यही चीज जो है वो चीज को हमें ध्यान रखना थोड़ा सा बहुत आवश्यक है। उसी चीज को क्या है हमें ध्यान रखना थोड़ा क्या है, बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। अब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मेनली कितनी होती है, तीन टाइप की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो मेनली कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है वो मेनली थ्री टाइप्स की होती है।
तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स है वो मेनली कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की, वी, डू और हैव। बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। वी की कौन कौन सी फॉर्म होती है? इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर। और डू की विभिन्न रूप कौन से होते हैं? डू, डज और डिड। और हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड। अब ये क्या है? जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हमने तुम्हें बताया था कि ये जो वर्ब्स हैं वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, इन दोनों के रूप में ये क्या कर सकती है? काम कर सकती है। मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। और ये परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, ऐसा नहीं कभी भी बदल जाएंगे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार बदलेंगे कि कब मेन वर्ब का काम करना है और कब हेल्पिंग वर्ब का काम करना है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स जो होती है वो क्या, या तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी या फिर मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, मेन वर्ब का तो ये दोनों काम कर सकती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो बी डू हैव है, वी डू हैव है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये क्या है? ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ही काम कर सकते हैं। दोनों का ही काम कर सकते हैं। तो हमने बता दिया कि जो वी फॉर्म है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज और वर। और डू फॉर्म के अंतर्गत क्या आता है? डू, डज और डिड। और हैव फॉर्म के अंतर्गत क्या आता है? हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इन चीजों को करेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं आई आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग अ बुक। मैं कहता हूं आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसमें आपको अभी इसका अर्थ नहीं जानना है हमें। अभी हम क्या है, अभी हम सिर्फ इतना पहचान रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कौन सी है, हम पहचान रहे हैं, सिर्फ पहचान कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पे बताओ आप कि जो आई एम रीडिंग अ बुक है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है। तो इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इसमें एक्शन क्या है? जो सब्जेक्ट आई है, जो कार्य को करने वाला है, ये आई जो है उसका एक्शन क्या है? एक्शन यानी क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया के बारे में आप थोड़ा अगर आप बता सकते हो तो बताओ, क्रिया क्या है? तो यहाँ पे जो एक्शन है इसका एक्शन कौन सा है? एक्शन क्या है इसका? एक्शन क्या है? पढ़ना। इसका एक्शन क्या है? पढ़ना। तो वह क्या कर रहा है? वह किताब पढ़ रहा है।
आई एम रीडिंग, आई एम आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। तो आई का एक्शन जो मेन एक्शन है वो क्या है, रीडिंग है, यानी पढ़ता है। मेन वर्ब हो गया ये, मेन वर्ब क्या हो गया, पढ़ना। मेन वर्ब क्या हो गया, पढ़ना। तो ये मेन एक्शन के बारे में बता रहा है, यानी मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बारे में बात कर रहा है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की मुख्य क्रिया क्या है, मैं क्या करता हूँ। मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे, मैं क्या करता हूँ, तो मैं तुम क्या करते हो, तो तुम क्या कहो, मैं कहता हूँ तुम क्या करते हो, तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। तो आपकी मेन एक्शन क्या हो गया, रीडिंग हो गया ना। तो जो रीडिंग, ये जो रीडिंग है वो वही क्या है, मेन वर्ब है। और एम क्या है, ये क्या है, एम क्या दर्शा रहा है, एम क्या दर्शा रहा है, एम क्या दर्शा रहा है, एम जो है वो क्या है, वो इस एक्शन को क्या है, सपोर्ट कर रहा है। एक्शन क्या, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी हेल्प कर रहा है। तो ये क्या है, मेन वर्ब, यानी जो सब्जेक्ट का जो मेन एक्शन है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, एम। तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अभी हम नहीं समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम सिर्फ अभी समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है, जो कार्य करने वाला है, उसका मेन जो सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो हम अभी पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे हैं, वो जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब हम क्या है, तब हम उसके फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, यहाँ पे एम जो है वो क्या है, वो क्या है, प्राइमरी, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, जबकि रीडिंग क्या है, मेन वर्ब के रूप में आया है। अब मैं एक वाक्य और लिखता हूँ, अब एक वाक्य मैं और लिखता हूँ। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे कोई क्या एक्शन हो रही है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यह जो सब्जेक्ट है, यह जो आई जो सब्जेक्ट है, ये क्या कोई एक्शन कर रहा है, यहाँ कोई एक्शन कर रहा है। तो एक्शन यहाँ पे तो कोई कर नहीं रहा, एक्शन यहाँ पे नहीं कर रहा है, एक्शन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्या है, वो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे उसकी, टीचर। टीचर क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये उसकी क्या है, अवस्था है, स्टेट के बाद स्टेट है उसकी, एक टीचर होना। तो ये जो एम है, एम क्या है, एम यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम क्या कर रहा है, एम। तो एम यहाँ पे क्या है, एम क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये उसकी पहचान बता रहा है, कि वह पहचान बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं कौन हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे जो एम है वो क्या है, स्टेट बता रहा है, यानी यहाँ पे एक्शन के बारे में बात नहीं हो रही, उसकी आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट के लिए क्या आया है, एम आया, उसकी अवस्था के लिए यहाँ एम का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे, इस तरीके से हम चीजों को समझते चलेंगे। अब मैं अब हम थोड़ा सा डू के बारे में समझ लेते हैं, डू डज डिड। लेकिन डू डज डिड है, ये क्या है, ये वाक्य संरचना के हिसाब से, यानी टाइम मूड और टाइम मूड और टेंस के हिसाब से बदलता है।
यानी डू और डज है, ये मुख्यतः प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो डज है वो डिड है, डिड को हम पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वो प्रश्न क्या है, अब हम डू को समझ रहे हैं, ठीक है, डू, डू वाली फॉर्म। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे, अब डू का प्रयोग हम डू डज, डू डज और डिड, डू डज और डिड। अब डू डज और डिड का हम ये समझ रहे हैं। अब मैं आपसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, या आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो अब यहाँ पे जो हमने ये बोला, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, मैंने आपसे बोला डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे आपकी जो मेन एक्शन है वो क्या है, प्ले करना, प्ले, खेलना। यहाँ आपकी ये क्या है, मेन एक्शन क्या है, प्ले। तो मेन एक्शन जो है वो मेन वर्ब को ही तो बोलते हैं। तो प्ले करना क्या है यहाँ पे, आपका मेन एक्शन है, क्या है, मेन एक्शन। और डू जो है वो जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जा रहा है उसके लिए आया है डू। तो डू क्या है, सपोर्टिव रोल में है। तो डू जो हो गया वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी यह क्वेश्चन फॉर्म के रूप में आया है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद क्या है, हमेशा हमने बोला था कि वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के साथ हमेशा क्या करते हैं हम, वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, तो क्या है, डू 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 यू प्ले क्रिकेट, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, प्ले। तो प्ले क्या है यहाँ पे, मेन एक्शन है किसका, सब्जेक्ट जो यू है उसका। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और बोलता हूँ, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई डू माई होम वर्क, डू यू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, एवरी डे।
आई डू माई होमवर्क एवरी डे। तो अब इस सेंटेंस में, इन सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछो खुद से, मैं क्या करता हूँ। आप खुद से क्वेश्चन पूछो तो आपको आंसर मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आई डू माई होमवर्क एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन अपना कार्य करता हूँ, मैं प्रत्येक दिन अपना कार्य करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ। आई डू माई होमवर्क एवरी डे। तो आई डू माई होमवर्क एवरी डे में आप खुद से प्रश्न पूछो कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर क्या मिलेगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, और मैं पहले इस सेंटेंस में मैंने बोला सेंटेंस कि आई डू माई होमवर्क, तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ, यानी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन अपना कार्य करता हूँ, मैं प्रतिदिन अपना कार्य करता हूँ। तो मैं प्रतिदिन अपना कार्य करता हूँ। अब ये एक सेंटेंस था। अब आप खुद से प्रश्न पूछो मैं क्या करता हूँ, तो तुम्हें क्या आएगा, एकदम से आपको उत्तर मिलेगा होमवर्क। मैं क्या करता हूँ, होमवर्क। मैं क्या करता हूँ, होमवर्क। तो जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है आई, आई जो सब्जेक्ट है वो, उसकी मेन एक्शन क्या है, मेन एक्शन क्या है, मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य कार्य क्या कर रहा है वो कर रहा है होमवर्क। तो होमवर्क क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। होमवर्क क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और डू जो है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है डू, वो क्या हो गया, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। वो क्या हो गया, हेल्पिंग, नो, नहीं 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 नहीं, डू का, डू तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, डू जो है वही तो है यहाँ पे मुख्य का। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं करता तो होमवर्क हूँ। तो करना जो है भाई तो मुख्य क्रिया हुई, तो ये क्या है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आएगा। डू मेन वर्ब के रूप में आएगा, ना कि होमवर्क। तो ये पूरा होमवर्क करना ही तो पूरी क्रिया हुई, डू होमवर्क, डू होमवर्क, डू होमवर्क। तो ये क्या आएगा, डू यहाँ पे जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये हमने थोड़ा सा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो होमवर्क है वो क्या है, वो मेन एक्शन क्या है इसकी पूरी, डू। मैं क्या करता हूँ, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। मैं क्या करता हूँ, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, आई डू माई होमवर्क एवरी डे। तो जब मैं प्रश्न पूछता हूँ खुद से मैं क्या करता हूँ, तो डू, डू इज करना, मैं अपना काम करता हूँ। तो डू होमवर्क यानी मैं अपना काम करता हूँ, तो इसमें आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। तो यहाँ डू क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन एक्शन करना है यहाँ पे। सब्जेक्ट जो आई है इसका, सब्जेक्ट जो आई है इसका क्या है, मेन एक्शन है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम हैव जो है उसको समझ लेते हैं। हैव, फिर इसमें एक जरूरी बात और बताएंगे, उसको आप लिख लेना, लिखना चाहो तो। तो हैव हैज हैड, हैव हैज हैड, हैव हैज हैड। अब हम हैव हैज हैड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, हैव हैज हैड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम किसको समझेंगे,
हैज हैव और हैड को, हैज हैव और हैड को, हैज हैव हैज हैव और हैड। हैज हैव और हैड, हैज हैव और हैड। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को आप बताओगे हमें। जैसे मैं बोलता हूँ शी शी हैज शी हैज completed she has completed her her homework। her homework। तो शी हैज कंप्लीटेड होमवर्क, जो शी है ये क्या है, शी जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। शी क्या है, सब्जेक्ट। अब हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, हर होमवर्क हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब यहाँ पे जो कंप्लीटेड है वो क्या है, यहाँ पे ये क्या हो गया, उसकी मेन एक्शन हो गई, यानी उसने अपना काम पूरा कर लिया। और जबकि ये क्या है, हैज क्या हो गया, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से हम क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हमने क्या किया, हमने समझ लिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हमने समझ लिया, लेकिन ये ध्यान रखना हमें, वी डू हैव जो है, वी हो गया, डू हो गया, या और ये हैव हो गया, ये क्या है, ये क्या है, टेंस यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और टाइम, और मूड, यानी मूड क्या हो गया, आपका जो भाव है वो कैसा, उसके हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे, कभी मेन वर्ब के रूप में आएंगे, या फिर कभी दोनों ही रूप में दिखाई दे जाते हैं, हैज हैव हैड, हैज हैव और हैड। तो इन चीजों को हमने क्या है, ध्यान से देखा। अब हम एक चीज को और थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अब मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ, फिर उसके बाद हम आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे, और फिर हम थोड़ा सा जो हमने बताया वो हम देखेंगे, फिर हम अगली और पीपीटी पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, शी हैज she has a new car। 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 तो यहाँ पे क्या है, कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। ये क्या है, कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो उसने एक, उसके पास एक कार है, हैज क्या है, उस पास होना, उसके पास होना, किसी भी चीज का उसके पास है, तो उसके पास क्या है, कार है। तो यहाँ पे जो हैज है वो क्या है, वही मेन वर्ब का काम कर रहा है। वही क्या है, हैज क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसी सब्जेक्ट की मेन वर्ब, जो मेन मुख्य क्रिया है वो क्या है, उसके पास है, क्या है, न्यू कार है। तो उसके पास क्या है, शी हैज अ न्यू कार, नई कार है, नई कार है। तो यह मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है।
मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें कुछ सेंटेंस देता हूँ, होमवर्क जो है वो थोड़ा सा आप लिख लो। अब जैसे मैं बोलता हूँ आपको, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, उन सेंटेंस को आप उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पहचान करके हमें बताओगे। ये रहा आपका होमवर्क। ही कैन ड्राइव he can drive a car, he can drive a car, she is cooking food, लिख लो, ये चल नहीं रहा है अभी पेन। शी इज कुकिंग फूड। दूसरा, तीसरा है शी इज अ डॉक्टर। तीसरा सेंटेंस है शी इज अ डॉक्टर। चौथा सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। चौथा सेंटेंस क्या है? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और पांचवा है आई हैव टू ब्रदर्स। आई हैव टू ब्रदर्स। तो अब आप इसमें क्या है, आप हमें बताओगे कि इसमें मेन वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। अब एक बात जो चीज है वो कंक्लूजन में हम बता देते हैं कि मॉडल वर्ब्स में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। जो मॉडल्स वर्ब्स होते हैं उनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग होती है, यानी वही हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। तो मुख्य वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काम नहीं कर रहा है आज पेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलो थोड़ा सा और आगे पीपीटी हम देख लेते हैं। तो पीपीटी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स थी, हमने उनका वर्गीकरण कैसे किया था? वी को इज एम आर वाज वर्ब, ये यूज्ड होता है। ये कहाँ यूज्ड होते हैं? ये कहाँ पे यूज्ड होते हैं? इज एम आर यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस स्टेट्स या पैसिव या प्रेजेंट या पास्ट के वाक्यों के लिए प्रयोग होता है। तो इज एम आर ये क्या हो गया? ये किस में प्रयोग होते हैं? ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टेट्स। और वाज या वर्ब क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट या पैसिव के लिए प्रयोग होता है। जैसे डू, डज, डिड, ये यूज फॉर एम्फेसिस है, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। इनका जो जोर होता है वो किस पे होता है? नकारात्मक वाक्य या प्रश्नों के लिए प्रयोग होता है। जबकि हैव जो हो गया, हैव, हैज, हैव, हैड,
इनका प्रयोग जो होता है, इनका जो प्रयोग होता है वो क्या है, परफेक्ट टेंस एंड पोसेसन या स्वामित्व के लिए प्रयोग होता है। तो अब एक बात चीज और है, नोट पे ध्यान देंगे। नोट क्या है, नोट ये है कि यह जो तालिका है वो टेंस जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है काल के निर्माण के आधार की तरह काम करती है। काल के तरह का प्रत्येक वर्ग एक अलग टेंस स्ट्रक्चर काल संरचना को सपोर्ट करता है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो डू है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो बी है, बी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसको हमने पढ़ा था कि इसका क्या है, बी फॉर्म, बी की फॉर्म्स क्या होती है, इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर। इनका प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस में होता है। और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो इनका फॉर्मूला ये है, याद कर लेना, सब्जेक्ट प्लस वी फॉर्म, वी का मतलब इज, एम, आर, और उसके बाद मेन वर्ब आएगा और आईएनजी फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं बोलता हूँ आई एम, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो यहाँ पे जो एम है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, जबकि रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो समझ में आया। तो बी जो फॉर्म है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा यहाँ पे, और मेन वर्ब क्या है, रीडिंग। तो मेन वर्ब रीडिंग प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, बी फॉर्म के साथ हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस चीज को हम कल थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। तो ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और स्लीपिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है वाज। तो वाज क्या है, बी की एक फॉर्म है। तो यहाँ पे राइटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आया है दे वर गोइंग होम, दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। गोइंग यहाँ पे क्या हो गया, मेन एक्शन हो गया, और वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ लेंगे। ऐसे ही हैव है, तो आप हैव को भी देख लो। हैव क्या है, यहाँ पे हम समझा तो चुके हैं ये सारी चीजें, तो आप बस एक नजर डाल लो इस पे, पीपीटी पे, बस। और क्या है, तो जो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग, जो ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एक होती है हैव। हैव का यूज क्या होता है, हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, और इसके हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो डन क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसे ही हैज बॉट अ साइकिल, उसने एक साइकिल खरीदी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है यहाँ पे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज, हैज किसके लिए आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो जो वोट है, वोट क्या हो गया, उसने क्या है, उसने साइकिल खरीदी, उसने खरीदी है। तो खरीदी है, यहाँ पे वॉट, ये क्या है, मेन एक्शन है किसका, ही का। ही यानी सब्जेक्ट का मेन एक्शन क्या है, वॉट। तो मेन एक्शन ये हो गया, और हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मैं कहता हूँ ही हैड रीच्ड देयर बिफोर सनसेट। तो रीच्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड जो आया है। तो रीच्ड जो यहाँ पे क्या है, मेन एक्शन है उसका, ही का मेन एक्शन क्या है, रीच्ड, यानी वो पहुंच गया, यानी वह क्या हो गया, पहुंच गया था। तो ही हैड रीच्ड देयर बिफोर सनसेट, यानी वो सूर्य जो, सूर्य अस्त होने से ही पहले क्या हो गया, पहुंच गया था। तो पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पे हेड क्या हो गया, हेड क्या हो गया, सपोर्टिव रोल में किसके, रीच्ड के, यानी मेन एक्शन के। तो ये चीज हमने भी देख ली, ठीक है। ये तीनों, ये सभी बात हमने समझ ली। ये बात हमने क्या समझ ली, और इसका क्या है फॉर्मूला, ये अगर आप लिखना चाहो तो
लिख सकती हो। और हमेशा ध्यान रखना कि जो जो हैज हैव हैड है उसके साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मेन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अब ऑक्सिलरी वर्ब, अब हम आ गए किस पे? डू पे। अब किस पे आ गए हम? डू पे। तो डू का प्रयोग क्या है? डू, डू जो डू और डज का प्रयोग, डज जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? डू और डज का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू डज का प्रयोग कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और डिड का प्रयोग कहाँ होता है? सिंपल पास्ट में। डिड का प्रयोग कहाँ होता है? सिंपल पास्ट में। डिड का प्रयोग कहाँ होता है? सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। डू डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब हम और विस्तार से समझेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में किसका? डू और डज का प्रयोग होता है। और डिड का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब जैसे मैं कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ डू यू लाइक मैंगोज? डू यू लाइक मैंगोज? क्या आप आम पसंद करते हैं? डू यू लाइक मैंगोज? क्या आप आम पसंद करते हैं? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस चीज को हम, ये क्वेश्चन के लिए आया है, क्वेश्चन के लिए आया है। लाइक क्या हो गया? पसंद करना। लाइक क्या हो गया? पसंद करना। तो ये मेन वर्ब हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब। अब डज, डज क्या है यहाँ पे? जो डज है, डज ही नॉट वर्क हार्ड? डज ही नॉट वर्क, क्या वह मेहनत से काम नहीं करता है? क्या वह मेहनत से काम, क्या वह मेहनत से काम नहीं करता है? क्या वह मेहनत से काम नहीं करता है? और हमेशा एक बात ध्यान रखना, डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वर्ब की बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हम करते हैं। किसकी? किसकी? वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी डू डज या डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। डू डज और डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ओनली। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने ये चीजें आपको समझा ही दी हैं। तो इन चीजों को, इनको आप इन सेंटेंसेस को देख लोगे। अब इसकी समरी जो हो गई, वो समरी क्या है हम सब बता चुके हैं। तो समरी क्या हो गई इस पूरे लेक्चर की? समरी ये हो गई, अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। जो वर्ब है, वर्ब क्या है? जो वर्ब जो है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। जो वर्ब है, वर्ब जो है उसका काम क्या होता है? कार्य का होना या उसके सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाना या उसकी अवस्था को दर्शाना। तो जो वर्ब है वो दो काम करती है, डूइंग वर्ड का और स्टेट वर्ड का। और ये जो वर्ब होती है वो वाक्य का हृदय बोली जाती है, हार्ट ऑफ द सेंटेंसेस बोली जाती है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे बॉडी में हार्ट का होना बहुत आवश्यक है, तभी हम उसको शरीर बोल सकते हैं। क्योंकि शरीर तभी तक है जब तक वो क्रिया कर रहा है। अब जब वो क्रिया करना बंद कर देता है तो वो डेड हो जाती है, मर जाता है। तो इसी प्रकार से सेंटेंस का पूर्ण अर्थ, यानी उस सेंटेंस को जीवित रखने के लिए वर्ब का होना बहुत आवश्यक है। और वर्ब क्या होता है? दो फॉर्म में होता है, डूइंग वर्ड और स्टेट वर्ड में। इसको हम डूइंग वर्ब भी बोल सकते हैं, स्टेट वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब सपोर्ट द टेंस बिल्डिंग, यानी जो जो टेंस होता है, जो काल होता है, जो काल होता है, उसके निर्माण में क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है। तो ये क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस के टाइम और मूड को बताता है। जो जो सेंटेंस है उसके उस टेंस, टाइम और मूड को बताता है। टेंस, टाइम और मूड को बताता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है?
हेल्पिंग वर्ब मेन एक्शन के रूप में नहीं होता, हमेशा सपोर्टिव रोल में होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे। अब आ गए मोडाल्स पे। तो मोडाल्स स्ट्रिक्टली हेल्पिंग वर्ब्स ओनली, केवल ये सहायक क्रिया, ये क्या है, मोडाल जो होता है वो केवल सहायक क्रिया जो है का कार्य करता है। ये क्या है, मोडाल जो हो गए वो हेल्पिंग 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 क्रिया का काम करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम नहीं करता। इसलिए ये क्या है, या तो मोडाल जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होते हैं, ना कि मेन वर्ब के रूप में। बी डू हैव, बी डू हैव, तो बी डू जो है वी डू हैव, ये जो हो गए एक्ट एज अ बोथ, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है कि कब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और कब वो मेन वर्ब का काम करेगा। और सबसे बड़ी जो चीज है, आप इन चीजों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप भरिए। फिल इन द ब्लैंक चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अच्छे से लिख लो, और हमें इसके कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो लिख करके। ठीक है, तो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर, तो ये चीज हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब हम थोड़ा जो रेफरेंस कार्ड है इसका फॉर्मूले का वो देख लेते हैं। तो अब इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले करके, आप जो हमने पहले बताई वही चीज़ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जूम कर देता हूँ मैं अभी, इस चीज़ को जूम कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको कॉपी पे लिख लीजिए, वही चीज़ है जो मैंने बताया। ठीक है, तो थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास, लेट्स क्रैक इट। धन्यवाद, आशा है कि आपने कक्षा का आनंद लिया। चलिए इसे क्रैक करते हैं। थैंक यू मित्रों, जय हिंद। अगर आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।